नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है बीमा दावे। बीमा दावे में इंश्योरेंस क्लेम्स में अग्नि बीमा और अग्नि बीमा जो आप जानते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं। स्टॉक की हानि का बीमा, संपत्तियों की हानि का बीमा और परिणामी हानि का बीमा। तो आज हमारा टॉपिक है लाभ की हानि, लॉस ऑफ प्रॉफिट या परिणामी हानि, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस संबंधित दावे। जब व्यवसाय में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद कुछ समय तक व्यवसाय सुचारू रूप से उत्पादन नहीं कर पाता या ट्रेडिंग नहीं कर पाता, उसके कारण पर्याप्त बिक्री नहीं हो पाती। पर्याप्त बिक्री नहीं होने के कारण उसको जो लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हो पाता। तो आग लगने के कारण आने वाले कुछ अवधि में 2 माह, 5 माह, 10 माह, जितने भी आग से नुकसान हुआ उसके कारण वो अवधि अपने आप तय हो जाती है। तो उस समय में पर्याप्त लाभ न कमाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा लाभ की हानि की पॉलिसी करवाई जाती है और इसके संदर्भ में हुई क्षति की पूर्ति की जाती है। इसी को हम परिणामी हानि का बीमा भी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस का बीमा भी कहते हैं। इसमें जो भी आने वाले आग लगने के बाद के समय में, आने वाले समय में, यानी जो नुकसान हुआ है, लाभ पूरा नहीं हो पा रहा है, जितना होना चाहिए था पर्याप्त लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अगर पॉलिसी ली जाए व्यवसाय के द्वारा तो हानि की पूर्ति, क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। इसी को हम देखते हैं कि बीमा, इसके संदर्भ में जो क्लेम है उसकी गणना कैसे की जाती है। आप इस पक्ष में देखिए, क्षतिपूर्ति की अवधि उस बीमा पॉलिसी में वर्णित होती है कि क्षतिपूर्ति की अवधि कितनी होगी। तो पहला पॉइंट है पॉलिसी में वर्णित अवधि और वास्तविक क्षतिपूर्ति की अवधि, यानी कि आग लगने के बाद में वास्तव में कितने समय तक व्यवसाय अव्यवस्थित रहा वो अवधि। इन दोनों में तुलना कर लेंगे तो जो दोनों में कम है वो क्षतिपूर्ति की अवधि या इंडिमिनिटी पीरियड कहलाएगा। इसके बाद में जब हम गणना की बात कर रहे हैं तो या उसके बीमा पत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बातें लिखी हुई होती है। समायोजित प्रमाप विक्रय, स्टैंडर्ड एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर या सेल्स। पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, क्षतिपूर्ति अवधि का विक्रय, यानी कि अगर 2020 में अप्रैल, मई और जून, 2020 में अप्रैल, मई और जून अगर क्षतिपूर्ति की अवधि तय हो गई तो 2019 में अप्रैल, मई और जून की जो बिक्री है वो कितनी होगी। पिछले वर्ष इसी क्षतिपूर्ति अवधि जो यहाँ पे तय हो गई, इस अवधि का विक्रय यहाँ पर लिया जाएगा। फिर विशेष परिस्थिति वाक्यांश या स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज के आधार पर अगर कोई बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति बिक्री में है, टर्नओवर में है, तो वो बढ़ना या घटना इसमें समायोजित कर दिया जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसी को हम कहते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, समायोजित प्रमाप विक्रय। तीसरा पॉइंट है समायोजित सकल लाभ दर, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। जीपी रेट का सामान्य फॉर्मूला यहां पर नहीं लगाया जाता, अब यहां पर लगाया जाता है शुद्ध लाभ प्लस बीमित स्थिर व्यय, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय पिछले वर्ष का विक्रय, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे ये जो वैल्यू आया, ये एक दर आ गई, प्रतिशत आ गई, सकल लाभ दर आ गई। इसमें अगर प्रश्न में सकल लाभ में बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति दे रखी हो तो उस प्रवृत्ति का समायोजन अकॉर्डिंगली करें। अगर प्लस है तो इसमें जोड़ दें और माइनस है तो इसमें घटा दें। इससे ये दर समायोजित हो जाएगी और एक नई दर बनेगी जिसे कहेंगे एडजस्टेड जीपी रेट, समायोजित सकल लाभ दर। फिर एक पॉइंट है बिक्री में कमी या शॉर्ट सेल। इस पॉइंट को आप तीसरे नंबर पर भी कंप्यूट कर सकते हैं और चौथे नंबर पर भी कंप्यूट कर सकते हैं, शॉर्ट सेल। पॉइंट नंबर 2 में आया है एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। इस समायोजित प्रमापित विक्रय में से क्षतिपूर्ति अवधि का वास्तविक विक्रय, क्षतिपूर्ति अवधि पॉइंट नंबर 1 में तय हो गई, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी इन दोनों में से कम है वो अवधि,
उस अवधि का वास्तविक विक्रय कितना है, इसमें से अगर घटा दिया जाए तो ये शॉर्ट सेल आ जाता है। तो शॉर्ट सेल की कंप्यूटेशन पॉइंट नंबर 2 के बाद में भी आप कर सकते हैं, या समायोजित सकल लाभ की गणना के उपरांत भी कर सकते हैं। इसके बाद में लॉस ऑफ प्रॉफिट, बिक्री में कमी के बाद में अगला जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ में कमी। लाभ में कमी कितनी हुई, तो ये आपने जो अभी अभी शॉर्ट सेल ज्ञात किया है, इसको एडजस्टेड जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी लाभ में कमी हुई है, इतनी लाभ में कमी हुई है। तो ये एक तरीके का ग्रॉस क्लेम हो गया। अगर व्यवसाय में आग लगने के बाद में बिक्री को बढ़ने के प्रयास अगर किए जाए, यानी कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल अगर व्यवसाय के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाए ताकि कि बिक्री में वृद्धि की जा सके, या यूं कह ले कि बिक्री में जो कमी हो रही है आग लगने के कारण उस कमी को रोका जा सके, तो बिक्री में कमी जो रोकी जा सकेगी उसके लिए, चूंकि ये रोकने का प्रयास व्यवसाय के द्वारा किया गया है, तो उसके लिए भी जो एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है, कार्यशील व्यय किए जाते हैं व्यवसाय के द्वारा, उनके लिए भी बीमा कंपनी क्लेम देती है। तो अगर ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि अतिरिक्त कार्यशील व्यय करके बिक्री में कमी को रोका जाने का प्रयास किया गया, तो फिर हमें पॉइंट नंबर 6 में ये कैलकुलेशन और अपने को करनी पड़ेगी। वो है कार्यशील व्यय। अगर प्रश्न में लगाए गए हैं अतिरिक्त कार्यशील व्यय या कार्यशील व्यय जो लगाए गए हैं, तो उनके लिए भी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी कि कितना नेट अलाउेबल वर्किंग एक्सपेंसेस होगा। इसके लिए हमें 3 पॉइंट कैलकुलेट करने होते हैं। पहला पॉइंट, कार्यशील पूंजी में वृद्धि, ये जो की गई है वो राशि मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं इसको, ऊपर शुद्ध लाभ प्लस बीमित स्थिर व्यय, और नीचे शुद्ध लाभ प्लस कुल स्थिर व्यय। यानी कि कुल स्थिर व्यय की तुलना में अगर बीमित स्थिर व्यय कम है तो इसी अनुपात में कार्यशील पूंजी में जो वृद्धि की गई है, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी जो लगाई गई है, उसको इस अनुपात में कम कर देते हैं और इससे एक राशि हमारे पास में आ जाती है। इसी प्रकार से इसी में हमें दूसरा पॉइंट अपने कैलकुलेट करना होगा कि जो अधिकतम क्षतिपूर्ति की राशि है वो कितनी हो सकती है। उसके लिए अधिकतम राशि, अधिकतम लिख देता हूं मैं, अधिकतम इतना हो सकता है कि बिक्री में कमी जो रोकी गई, सेल्स अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, बिक्री में कमी जो रोकी गई, यानी कि कार्यशील पूंजी लगाकर कार्यशील व्यय करके कितनी बिक्री में कमी को रोकी जा सकी, यानी कि बिक्री बढ़ाई जा सकी। जो क्षतिपूर्ति अवधि में जिस तरीके से बिक्री हो रही थी उसकी तुलना में उसको में इंक्रीज किया गया, तो बिक्री में कमी जो रोकी गई, कमी को रोकना मल्टीप्लाइड बाई एडजस्टेड जीपी रेट। एडजस्टेड जीपी रेट हमारे पास में पहले आ चुकी है, उस सकल लाभ दर का प्रयोग इसके ऊपर करेंगे, समायोजित सकल लाभ दर से इसको गुणा करें, तो ये दूसरे पॉइंट के हिसाब से अधिकतम राशि आ जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कार्यशील व्ययों में वृद्धि।
कितनी कार्यशील व्यय में ये वृद्धि की गई है। तो 3 पॉइंट हमारे पास में है ये कार्यशील व्यय के संदर्भ में, और इन तीनों पॉइंट में से जो सबसे कम है वो हमें लेना है। अगली लाइन में उपरोक्त में जो कम हो, तीनों में जो कम है वो हमें तीनों में से कम वैल्यू को यहां पर ले लेना है। तो और तीनों में से जो कम है उसमें से लेने के बाद इसमें से एक लेस करें, अगर प्रश्न में दे रखा है तो स्थिर व्यय जो बचाए गए, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, स्थिर व्यय जो बचाए गए, तो यहां पर एक इन दोनों का जो अंतर बनेगा, ये राशि कम करने पर ये जो अंतर बनेगा इसको हम कहेंगे कार्यशील व्यय हेतु स्वीकृत राशि, कार्यशील व्यय हेतु स्वीकृत राशि, अलाउेबल वैल्यू फॉर इंक्रीज्ड वर्किंग एक्सपेंसेस और वर्किंग कॉस्ट। तो ये पॉइंट नंबर 6 में ये राशि और स्वीकृत हो गई। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सकल दावा कितना हो गया, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का हो गया और एक कार्यशील व्यय के लिए हो गया। अगर प्रश्न में कार्यशील व्यय करके बिक्री में कमी को रोकने का प्रयास किया गया है तो पॉइंट नंबर 7 है सकल दावा। ग्रॉस क्लेम क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 का। तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम्स फॉर वर्किंग एक्सपेंसेस, ये जो वर्किंग एक्सपेंसेस के क्लेम आया है, तो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 इन दोनों का योग कर लें तो ये सकल दावा है जो व्यवसाय को इतनी हानि हो रही है और उसके लिए वो बीमा कंपनी से क्लेम लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी वापस ये देखेगी कि बीमित का बीमा हित निहित है अथवा नहीं, कितना निहित है, तो उसके लिए बीमा कंपनी ये चेक करेगी, देखेगी, तुलना करेगी। और हमें भी सवाल करते समय करना है कि पॉइंट नंबर 8 कि बीमा योग्य राशि कितनी है, यह ज्ञात करना पड़ेगा। बीमा योग्य राशि या इंश्योरेबल अमाउंट, उससे बीमित राशि की तुलना की जाएगी। अगर बीमित राशि कम है तो उसी अनुपात में इस ग्रॉस क्लेम को रिड्यूस करके, उसी अनुपात में प्रोपोर्शनल में कम करके नेट क्लेम की गणना कर ली जाएगी। तो बीमा योग्य राशि की गणना के लिए हमें जो चीज चाहिए, जो आग लगने की तिथि है, आग लगने की तिथि से ठीक पहले के 12 महीने का विक्रय, आग लगने की तिथि से ठीक पूर्व के 12 माह का विक्रय, टर्नओवर ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। अगर हम ये कहें कि 1 अप्रैल 2020 को आग लगी तो 1 अप्रैल 2020 से ठीक पहले जो दिन है वो है 31 मार्च 2020। इस 31 मार्च 2020 को जो 1 वर्ष समाप्त हुआ है वो कहां से प्रारंभ हुआ होगा? जो 31 मार्च 2020 को 1 वर्ष समाप्त हुआ है वो प्रारंभ हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 से। तो 1 अप्रैल 2019 से आग लगने की तिथि से ठीक पहले वाले दिन यानी 31 मार्च 2020 तक का जो विक्रय है, 12 माह का विक्रय, वो हमें यहाँ पे लेना है। फिर इसमें समायोजन करना है, प्लस या माइनस विशेष परिस्थिति वाक्यांश के अनुसार जो प्रवृत्ति बताई गई है सेल्स में वृद्धि की या कमी की, उस प्लस को या माइनस को, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस को समायोजित अगर अपन कर लें तो इसको कहते हैं समायोजित वार्षिक बिक्री, एडजस्टेड एनुअल
सेल्स। ध्यान रहे उससे पहले वाले जो पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया था वो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स था और ये है एडजस्टेड एनुअल सेल्स। हमें बीमा योग्य राशि की गणना करनी है, इंश्योरेबल वैल्यू की गणना करनी है। तो ये कैसे आएगा, ये जो ऊपर आया है अभी अभी एडजस्टेड एनुअल सेल्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें एडजस्टेड जीपी रेट से, तो ये जो राशि आएगी ये इंश्योरेबल वैल्यू कहला जाएगी। इंश्योरेबल वैल्यू की तुलना की जाएगी प्रश्न में दिए गए बीमित राशि से। अगर बीमित राशि कम पाए इस इंश्योरेबल वैल्यू से, बीमा योग्य राशि से, तो ऐसी स्थिति में नेट क्लेम्स का जो निर्धारण है, शुद्ध दावे का जो निर्धारण है, वो औसत वाक्यांश के अनुसार, एवरेज क्लॉज के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। और वो जो नेट क्लेम्स आएगा या शुद्ध दावा आएगा वो कैसे आएगा कि ये जो ग्रॉस क्लेम्स आया है, सकल दावे की राशि जो आई है हमारी पॉइंट नंबर 7 में, ये जो राशि यहां पर आई है कुल, इस राशि को समायोजित किया जाएगा किस अनुपात में, ऊपर गुणा किया जाएगा इसको इंश्योर्ड अमाउंट से, इंश्योर्ड अमाउंट से या इंश्योर्ड वैल्यू से, और नीचे भागित किया जाएगा इसको इंश्योरेबल अमाउंट से। हिंदी में बोल दें अगर इसको तो शुद्ध दावे की गणना हो सकती है कैसे, सकल दावे को गुणा कीजिए ऊपर बीमित राशि से और नीचे बीमा योग्य राशि से, और इस प्रकार से ये राशि यहाँ पर निर्धारित होगी शुद्ध दावे की, जो आग लगने के कारण आने वाले समय में पर्याप्त बिक्री न हो पाने के कारण, बिक्री अस्त व्यस्त हो जाने के कारण ये जो लाभ में कमी हो रही है, उस लाभ में कमी के लिए और साथ में व्यवसाय के द्वारा इस क्षतिपूर्ति की अवधि में बिक्री को बढ़ाने के लिए या बिक्री में कमी को रोकने के लिए जो अतिरिक्त कार्यशील व्यय लगाए गए हैं उनके लिए ये जो दावे की राशि है, इसको अगर बीमित राशि कम है बीमा योग्य राशि से, इस अनुपात में कम करके शुद्ध दावे की गणना की जाती है। शुद्ध दावे की राशि का निर्धारण होता है और ये बीमा कंपनी के द्वारा व्यवसाय को चुकाया जाता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखें, अगर बीमित राशि बीमा योग्य राशि के बराबर या ज्यादा है तो जो शुद्ध दावे की राशि है वो ग्रॉस क्लेम के बराबर ही हो जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि इंश्योर्ड वैल्यू अगर ज्यादा है और इंश्योरेबल वैल्यू अगर कम है तो ये प्रोपोर्शनेट बढ़ जाएगी, बढ़ेगा नहीं। सकल दावे से ज्यादा शुद्ध दावा नहीं होगा। अगर इंश्योर्ड वैल्यू इंश्योरेबल वैल्यू के बराबर या ज्यादा है तो सकल दावे की राशि ही शुद्ध दावे की राशि हो जाएगी। और इस प्रकार से हम अग्नि में परिणामी हानि का अगर बीमा करवाया गया है, लाभ की क्षति का अगर बीमा करवाया गया है, तो कैसे दावे की राशि की गणना करती हैं, ये हमने आज सीखा है। धन्यवाद।